और आप देख रहे हैं प्रेरणा कोचिंग सेंटर का एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं आपके 12th बायोलॉजी का 16वां अध्याय, जिसका नाम है पर्यावरणीय मुद्दे यानी इन्वायरमेंटल इश्यूज। ये वीडियो हमारा पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने आपको पर्यावरण के बारे में बताया था और पर्यावरण से जो हमारा प्रदूषण हो रहा है उसके बारे में बताया था, और प्रदूषण की वजह से मानव सभ्यता पर या फिर अन्य जीव जंतुओं पर क्या इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम लोग उन सभी टॉपिक से आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रदूषण के मूल कारक या प्रदूषक। आज हम लोग इसमें जानेंगे प्रदूषण के मूल कारक और या प्रदूषक। देखिए, इससे पहले हमने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया होगा कि प्रकृति के द्वारा हमें एक स्वच्छ वातावरण दिया गया है। हमारे आसपास एक घेरा है, एक वातावरण है, और उस वातावरण के अनुरूप हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन यदि हम उस वातावरण को प्रदूषित करते हैं तो निश्चित रूप से पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, और इससे मानव जीवन के साथ साथ इस पृथ्वी पर जितने भी दूसरे प्रकार के भी जीव रहते हैं उन सभी को इससे नुकसान होता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि प्रदूषण के मूल कारक या प्रदूषक क्या होता है। देखिए, आप सबको पता है कि पर्यावरण में अवांछनीय एवं हानिकारक पदार्थों का एकत्रित होना तथा उपयोगी पदार्थ की कमी होना क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। आप सबको पता है कि मान लीजिए कि अगर हवा है या फिर मिट्टी है या फिर नदियाँ हैं, इन सभी चीज़ों में अगर आप अवांछित या हानिकारक पदार्थ को बढ़ाते हैं और इसके बदले में आप क्या करते हैं? उपयोगी पदार्थ को कम कर देते हैं, तो इस समस्या को ही हम लोग प्रदूषण कहते हैं। इस समस्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदूषण कहते हैं। और प्रदूषण को फैलाने वाले जो फैक्टर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रदूषक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदूषक। जैसे कि अगर आप रोड पे कचरा फैला रहे हैं तो आप भी प्रदूषक के कारक हो सकते हैं। बहुत सारी गाड़ियां आजकल चल रही है रोड पे, ट्रेन चल रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री चल रहे हैं, ये सभी क्या है? प्रदूषक के कारक हो सकते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे कि प्रदूषक के मूल क्या क्या कारक हो सकते हैं। इन सभी कारकों को आज हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो चलिए इन स्लाइड को आप आराम से उतार लीजिए, जिसमें कि प्रदूषण और प्रदूषक के बारे में जानकारी दी गई है। अगर हमारे पर्यावरण में अवांछित एवं हानिकारक पदार्थ एकत्रित हो जाए और उपयोगी पदार्थ की कमी हो जाए तो इस समस्या को हम लोग प्रदूषण कहते हैं, और इसको फैलाने वाले जो फैक्टर होते हैं उसको हम लोग प्रदूषक कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे। चलिए आज हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं आपके अगले स्लाइड की ओर। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि प्रदूषक का जो वर्गीकरण है ये 2 भागों में किया गया है। यानी हमारे पृथ्वी पर जितने भी प्रदूषक हैं, यानी प्रदूषण को फैलाने वाले जितने भी कारक हैं, उनको हम लोग मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में बांटते हैं। उसको हम लोग 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। कितने वर्गों में बांटते हैं? 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। एक प्रदूषक होता है जिसका नाम होता है जैव निम्नीकरण प्रदूषक, और दूसरे का नाम होता है जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक। देखिए, सिर्फ इतना का अंतर है, एक में यहाँ पर अ लगा हुआ है, समझे ना, या फिर बहुत जगह इसको अजैव निम्नीकरण प्रदूषक भी हम लोग बोलते हैं। बहुत जगह आप देखिएगा इसको अजैव निम्नीकरण प्रदूषक के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखे कि हमारी पूरी पृथ्वी पर जितने भी प्रदूषण फैलते हैं उसको फैलाने वाला जो प्रदूषक होता है उसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में बांटते हैं। पहला होता है जैव निम्नीकरण प्रदूषक और दूसरा होता है अजैव निम्नीकरण प्रदूषक। तो इन दोनों को भी आप आराम से नोट कर सकते हैं कि प्रदूषक फैलाने वाले जो हमारे कारक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट्स कर लीजिए ताकि आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं। तो पहला हमारा क्या आएगा? पहला हमारा आएगा जैव निम्नीकरण प्रदूषक। क्या आएगा हमारा पहला?
पहला हमारा आएगा जैव निम्नीकरण प्रदूषक, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेड, समझे ना, यानी जैव निम्नीकरण प्रदूषक। देखिए पहले एक बार आसान भाषा में आप हमसे समझ लीजिए और फिर उसके बाद इसमें लिखा क्या है मैं उसको फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए अजैव निम्नीकरण प्रदूषक का मतलब होता है कि वैसा प्रदूषक जिससे अगर प्रदूषण फैलता भी है तो उस प्रदूषण को आप नष्ट कर सकते हो आसानी से, समझे। तो इस प्रकार के जो प्रदूषक होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जैव निम्नीकरण प्रदूषक। जैसे उदाहरण के तौर पर आप खेती कर रहे हैं, खेती के बाद क्या कर रहे हैं कि फसल को काट करके घर ले आते हैं और फसल के जो अवशेष बच जाते हैं वो भी अगर इधर उधर फैला हुआ तो वो भी एक प्रकार का क्या है, प्रदूषक ही है, वो भी एक प्रकार का प्रदूषण ही फैलाता है। लेकिन आप इसको आसानी से क्या कर सकते हो, इस प्रदूषक को नष्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर उसको आप जला देते हैं तो कुछ ही दिन में क्या हो जाता है, वो मिट्टी में मिल जाता है और उससे खेतों की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा प्रदूषक जो जल्द ही नष्ट हो जाता हो और ये हमारे प्रकृति में लंबे समय तक बना नहीं रहता, तो इस प्रकार के प्रदूषक को हम लोग बोलते हैं जैव निम्नीकरण प्रदूषक। देखिए इसी को लिखा गया, क्या लिखा गया, ऐसे अवांछनीय पदार्थ। देखिए अवांछनीय का मतलब क्या हो गया, खराब पदार्थ, यही ना प्रदूषक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदूषक, यानी जिसकी हमारे बीच जरूरत ना हो। ऐसे अवांछनीय पदार्थ जिन्हें जैविक अपघटन के द्वारा, जिसे जैविक अपघटन के द्वारा पुनः उपयोग में आने वाले पदार्थ में बदला जा सके, उसे हम लोग जैव निम्नीकरण प्रदूषक कहते हैं। यानी वैसा प्रदूषक जिसको आप मानवीय क्रियाकलाप के माध्यम से या फिर उसे जैविक अपघटन के माध्यम से फिर से उपयोग में आने वाली वस्तुओं के रूप में बदल सकते हो, तो इस प्रकार के प्रदूषक को हम लोग बोलते हैं जैव निम्नीकरण प्रदूषक। जैसे जंतुओं के मलमूत्र, बहित मल, कृषि द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ, कागज, कपास से निर्मित कपड़े, जंतुओं तथा पेड़ पौधे के मृत शरीर, साधारण घरेलू अवशिष्ट पदार्थ, लकड़ी, इन सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, ऐसे पदार्थ में बदल सकते हैं जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम मान लिया जाए कि खेतों से आपने फसल को काट लिया और खेत से जब आप फसल को काट लिए जो फसल का अवशेष बच जाता है वो भी खेत के लिए प्रदूषक है। लेकिन अगर उसको काट करके हम लोग जलावन के रूप में यूज कर लें या फिर उसका घर बना लें या फिर उसका अलग अलग चीज़ों में हम लोग उपयोग कर लें, तो ये क्या हो गया कि एक अवांछनीय पदार्थ था लेकिन हमने इसका उपयोग अपने मानव जीवन में कर लिया, इसको हम लोग डिग्रेडेबल कर दिए, इसको हमने क्या किया, मानव जीवन में उपयोग में ले आया। तो इस प्रकार के जो पॉल्यूशन है, जो पॉल्यूटेड फैक्टर हैं, इसको हम लोग मानेंगे जैव निम्नीकरण प्रदूषक। अब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा अजैव निम्नीकरण प्रदूषक। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए ताकि आप इसको आराम से कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पहला हो गया जैव निम्नीकरण प्रदूषक। तो दूसरा क्या हो जाएगा जी, दूसरा हमारा हो जाएगा अजैव निम्नीकरण प्रदूषक। इसको आप अजैव भी बोल सकते हैं क्योंकि हम बार बार अजैव ही बोलते हैं। अजैविक क्या बोल सकते हैं, निम्नीकरण प्रदूषक, या फिर इसका दूसरा नाम बोर्ड पर लिखा हुआ है जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक। देखिए वैसा प्रदूषक जो अगर एक बार हमारे प्रकृति में फैल जाए, हमारे आसपास के एरिया में फैल जाए, तो फिर उसको आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता हो, या फिर अगर उसको नष्ट भी किया जाता हो तो इसमें लंबे समय लग जाता हो और इससे हमारे प्रकृति को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचता हो, तो ऐसे प्रदूषक को हम लोग बोलते हैं अजैव निम्नीकरण प्रदूषक। इसको हम लोग बोलते हैं अजैव निम्नीकरण प्रदूषक। उदाहरण के तौर पर आप लोग बाथरूम में क्या करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, शैम्पू का, और वो शैम्पू किस में आता है, अधिकांश शैम्पू हमारा आता है प्लास्टिक में। तो हम लोग क्या करते हैं कि शैम्पू बाल में लगा लेते हैं और प्लास्टिक को उसी बाथरूम में छोड़ देते हैं। अब बाथरूम की छोटी सी नाली से बहती हुई वो बड़ी नाली में जाता है, बड़ी नाली से वो नदियों में जाता है, नदियाँ से वो समुद्र में चला जाता है। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि समुद्र में प्लास्टिक का इतना बड़ा अंबार लग गया कि समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा जो पहाड़ है ना आपके आसपास में, उससे भी कई गुना ज़्यादा वहाँ पर जो है ना प्लास्टिक का ढेर लग गया।
और इस प्रकार के जो प्रदूषक हैं इसको आसानी से नष्ट भी नहीं किया जा सकता। ये 100 साल 200 साल 300 साल तक ज्यों का त्यों बना रह जाएगा और प्रकृति में ये निश्चित रूप से नुकसान ही पहुंचाएगा। तो इस प्रकार के जो हानिकारक प्रदूषक होते हैं उस प्रदूषक को हम लोग बोलते हैं जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक। देखिए इसी को यहाँ पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि प्रदूषण के ऐसे कारक जिनका जैविक निम्नीकरण नहीं हो पाता है, मतलब अगर इसको आप नष्ट करना चाहते हो तो ये आसानी से नष्ट नहीं हो पाता है। यदि आप ये नष्ट भी होता है तो इसमें बहुत धीरे धीरे होता है, इसमें सालों मतलब क्या सैकड़ों वर्ष का समय लग जाता है और अपने स्वरूप को यह हमेशा बनाए रखता है, जिसको हम लोग जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। अब इसको भी आप आराम से परिभाषा लिख लीजिए, इसका क्या क्या उदाहरण होगा हम बताते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे प्रदूषक हमारे प्रकृति में मौजूद हैं जिनको आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है। चलिए तो हम लोग स्क्रीनशॉट्स पहले ले लीजिए और हम आपको बताते हैं कि इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है। जैसे आपको पता होगा कि आप अपने खेत में कीटनाशक का उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी मकई का सीजन है तो मक्का में कीड़ा ना लगे इसके लिए उसके ऊपर BSC पाउडर डाल देते हैं। उजला कलर का पाउडर आता है, आप लोग को पता ही होगा। चूँकि अधिकांश हमारे जो व्यूअर्स हैं वो किसान परिवार से हैं, उनको पता ही है कि कीटनाशक क्या होता है। या फिर पीरकनाशक या फिर DDT या फिर एल्युमिनियम कैन या फिर मर्फ्यूरिक अम्ल या दीर्घ श्रृंखला वाला फिनाइलिक भारी धातु, आर्सेनिक लवण, ग्लास एवं प्लास्टिक कैन, ये सभी वो पदार्थ हैं जिसका कि मानव जीवन में रोज उपयोग होता है। जैसे कि आप फसल को कीड़ा से बचाने के लिए खेत में कीटनाशक डाल देते हैं, स्प्रे कर देते हैं। हमारे आसपास अगर गंदगी फैलती है तो हम लोग DDT का छिड़काव कर देते हैं। रोज़ कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उसमें जो प्लास्टिक का कैन है या फिर एल्युमिनियम का कैन है, कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद उसको हम लोग आसपास के क्षेत्रों में फेंक देते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये जो आप प्रदूषक जमा कर रहे हैं, आपको लगता है कि एक हम साधारण सा कैन फेंक दिए, आपको ये पता होगा कि आपके जैसे जैसे करोड़ों लोग जो है उस कैन को पीते हैं और वो सब कैन को क्या करते हैं, फेंक ही देते हैं, जिसके वजह से ये हमारे आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषक के रूप में फैल जाता है। और ये एक ऐसा प्रदूषक होता है जो लंबे समय तक नष्ट होता ही नहीं, समझे ना। तो इस प्रकार के प्रदूषक को हम लोग बोलते हैं अजैव निम्नीकरण प्रदूषक। जैसे कि प्रत्येक दिन प्रत्येक घरों में प्लास्टिक का थैला आता है। आप बाज़ार में भिंडी खरीदने जाते हैं या फिर फल खरीदने जाते हैं या फिर चावल दाल जो भी लाते हैं, तो दुकानदार क्या करता है, प्लास्टिक में डाल करके वो वस्तुएं आपको देता है। और निश्चित रूप से आप क्या करते हैं कि जो भी यूज वाला चीज़ है, चावल हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया, उसको आप लोग भोजन के रूप में खा लेते हैं। लेकिन प्रत्येक दिन करोड़ों की संख्या में जो प्लास्टिक आ रहे हैं दुकान से, इस प्लास्टिक को आप कचरे में फेंक देते हैं। कचरे वाले क्या करते हैं, इसको हमारे आसपास के क्षेत्रों में डाल देते हैं और वहाँ पर ये क्या है कि सैकड़ों वर्ष तक अपनी पूर्व स्थिति में बना रहता है और प्रकृति में ये नुकसान पहुँचाता है। तो इस प्रकार के जो प्रदूषक हैं इसको हम लोग बोलते हैं अजैव निम्नीकरण प्रदूषक। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आप इस स्लाइड को भी आराम से उतार लीजिए और इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं कि प्रदूषक के क्या क्या प्रकार हैं, यानी हमारे बीच में जो प्रदूषण फैल रहा है इसके कितने प्रकार हैं। बहुत सारे प्रकार हैं। आप जैसे मान लीजिए कि मिट्टी में कचरा फैला रहे हैं तो भूमि प्रदूषण हो जाएगा, हवा में जहरीली गैस को छोड़ रहे हैं तो वायु प्रदूषण हो जाएगा, जल में नालियों को प्रवाहित कर रहे हैं, फैक्ट्रियों के कचरे को डाल रहे हैं तो निश्चित रूप से नदी पोल्यूटेड हो जाएगा, हवा में अधिक कोलाहल डालते हैं, ध्वनि डालते हैं, बहुत सारा हॉर्न बजाते हैं, लाउड स्पीकर का उपयोग करते हैं, डीजे बजाते हैं तो निश्चित रूप से ध्वनि प्रदूषण होगा। तो हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जीवन को संचालित करने वाले जितने भी फैक्टर होते हैं, चाहे वो जल हो, वायु हो, मिट्टी हो या नदी हो या जो भी कारक हो जो हमारे जीवन को संचालित कर रहा है, अगर आप उसमें अवांछनीय पदार्थ डालते हैं तो निश्चित रूप से वो प्रदूषण होगा। तो प्रदूषण के कई प्रकार हो सकते हैं। क्या क्या प्रकार हो सकता है इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। क्या क्या हो सकता है, देखिए पर्यावरण के विभिन्न अवयवों पर आधारित प्रदूषण के अनेक प्रकार होते हैं। इसमें मुख्य रूप से क्या क्या होगा, वायु प्रदूषण हो सकता है, जल प्रदूषण हो सकता है, भूमि प्रदूषण हो सकता है,
रेडियोधर्मी प्रदूषण हो सकता है और ध्वनि प्रदूषण हो सकता है। तो मुख्य रूप से हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अब यहाँ पर आ ही गया हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। वायु प्रदूषण पढ़ेंगे, जल प्रदूषण पढ़ेंगे, मिट्टी प्रदूषण पढ़ेंगे, रेडियोधर्मी प्रदूषण पढ़ेंगे। रेडियोधर्मी का मतलब क्या है कि आप कल देख रहे होंगे बहुत सारा बम विस्फोट हो रहा है या फिर परमाणु बम बनाए जा रहे हैं, प्रत्येक देश में अभी होड़ लगी हुई है परमाणु बम बनाना। तो इन सभी चीज़ों से जो रेडिएशन फैलेगा उसको हम लोग बोलेंगे रेडियोधर्मी प्रदूषण। प्रत्येक दिन आप देखते हैं कि जब भी थोड़ा सा भी जाम लग जाए बहुत लोग हॉर्न बजाता है। आप अक्सर बाज़ार में जाते होंगे कि जहाँ ज़रूरत भी नहीं है लोग वहाँ हॉर्न बजाते हैं। मान लिया जाए कि पता है कि आगे जाम लगा हुआ है लेकिन पीछे वाले हॉर्न बजा रहे हैं। बहुत सारे जो लुच्चा टाइप का लड़का लोग है वो जब आपको पता ही होगा अपने गर्लफ्रेंड के घर के आगे में जाकर फालतू में हॉर्न बजाता है। तो इन सभी चीज़ों से क्या होता है कि ध्वनि प्रदूषण होता है। तो कहीं ना कहीं इनसे बचने के लिए क्या करना होगा, इन सभी चीज़ों पर नियंत्रित करना होगा। तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं वायु प्रदूषण से। और उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए ताकि आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं। और हम स्लाइड से दूर हट जाते हैं ताकि आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। चलिए हम स्लाइड चेंज कर रहे हैं और सबसे पहले हम लोग आते हैं किसकी तरफ, वायु प्रदूषण की तरफ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग एयर पॉलिनेशन। इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी, एयर पॉलिनेशन यानी वायु प्रदूषण। देखिए ये सबसे इजी टॉपिक, आप सबको पता है कि अगर आप अपने स्वच्छ हवा में, स्वच्छ हवा का मतलब आप समझते हैं कि 20.99% ऑक्सीजन होना चाहिए, 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, 78% नाइट्रोजन होना चाहिए, 2.5% अदर गैस होना चाहिए, जो कि हमारे प्रकृति में वर्तमान समय में मौजूद है। लेकिन मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा बहुत सारे ऐसे गैस हैं जिसको कि अगर सांस के माध्यम से हमारी बॉडी में जाए तो निश्चित रूप से इससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। लेकिन मानवीय क्रियाकलाप के माध्यम से बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको कि आसानी से क्या किया जाता है, इस वायु में मिलाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा वायु जो है वो प्रदूषित होता है। इस समस्या को हम लोग बोलते हैं वायु प्रदूषण। इस समस्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण। अब आपको लग रहा होगा कि सर वायु प्रदूषण से तो हम लोग को कहाँ इतना नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम लोग एक छोटे से शहर में रहते हैं। आप दिल्ली जाकर देखिए, अभी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो एक हवा की स्वच्छ होने की गुणवत्ता है, वो इतनी कम हो गई है कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों को फेफड़ा संबंधित रोग हो रहे हैं, समय से पहले लोगों की मृत्यु हो रही है। और वहाँ पर एक प्रदूषण जो है एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खास करके वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण आप समझ ही गए होंगे कि हवा में अगर हम लोग अवांछनीय गैस को मिलाते हैं मानवीय क्रियाकलाप के माध्यम से, तो इससे हमारा हवा जहरीला बनेगा और इस हवा को जब हम लोग सांस के रूप में ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से इससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलेगी। तो इस समस्या को हम लोग बोलते हैं वायु प्रदूषण। इस समस्या को हम लोग बोलते हैं वायु प्रदूषण। देखिए इसी को लिखा गया है कि वायुमंडल में अवांछनीय कणों या गैस का निवेशन जो मनुष्य के लिए, हम तो सिर्फ मनुष्य की बात किए, ये वनस्पति के लिए भी, जंतु के लिए भी, और जितने भी इमारतें हैं, बड़े बड़े जो मकान हैं, इन सभी को ये नुकसान पहुंचाता है। तो इस समस्या को हम लोग बोलते हैं वायु प्रदूषण। इस समस्या को बच्चों हम लोग बोलते हैं वायु प्रदूषण। तो इसी को हमने क्या किया, अपने भाषा में आपको यहाँ पर समझा दिया। चलिए आप इसको भी स्क्रीनशॉट्स कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि वायु प्रदूषण के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, इसके क्या क्या रिसोर्स हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए वायु प्रदूषण का जो स्रोत होता है, सोर्स ऑफ जो एयर पॉलिनेशन है, वो बहुत चीज़ें हो सकती है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से क्या क्या आता है, अगर हमारा वायु पोल्यूटेड हो रहा है, एयर पोल्यूटेड हो रहा है, हवा दूषित हो रही है, तो इसमें मुख्य रूप से क्या क्या फैक्टर आ सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से उद्योग आता है। आप सबको पता है कि हमारी जनसंख्या जो वो दिन दुगुनी और रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। इस पर हमने एक रील्स भी बनाया, काफ़ी वायरल हो रहा है।
कि जनसंख्या के बारे में हम कुछ बोले थे इससे प्रीवियस क्लास में। हमारा जो टेक्निकल टीम है उसको एक रील बना कर दे दिया। हालांकि जो भी रील्स होता है वो थोड़ा सा हम लोग बच्चों को मज़ा लेने के लिए बना देते हैं, और बहुत सारे लोग इसको डायरेक्ट जोड़ देता है कि हम सरकार की निंदा कर रहे हैं, ये नोतर है। तो ये बिल्कुल नहीं है। बस बीच बीच में बच्चों का ध्यान हमारी तरफ अट्रैक्टिव हो, हमारी तरफ उसका ध्यान आकर्षित हो, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इधर उधर वाली बात करते हैं। आपको पता होगा कि पहले हम लोग क्या करते थे, ऑनलाइन क्लास के दौरान कुछ भी बकैती नहीं करते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमें सलाह दिया कि जब तक आप ऑनलाइन क्लास के दौरान बकैती नहीं करेंगे तब तक आपका व्यू ही नहीं बढ़ेगा। तो आजकल हम लोग क्या किए हैं, एक बकैती करने वाला ऑनलाइन क्लास लिए हैं। अभी हम ऑनलाइन के माध्यम से बता रहे हैं और हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से बकैती करना है, और कुछ कुछ जो है बकैती हम रोज़ प्रत्येक दिन आपके ऑनलाइन क्लास के दौरान करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो व्यूअर्स हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्टिव हो। तो ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा ऑनलाइन क्लास के दौरान। देखिए फिलहाल हम लोग यहाँ क्या जान रहे हैं कि वायु प्रदूषण में मुख्य रूप से क्या होता है। तो वायु प्रदूषण में मुख्य रूप से उद्योग से होता है। हमारी जनसंख्या काफ़ी अधिक बढ़ रही है, और आपको पता है कि जनसंख्या बढ़ेगा तो लोगों को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, और जब लोगों को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से इसके लिए फैक्ट्री बनेंगे, और अगर फैक्ट्री बनेंगे तो फैक्ट्री चलाने के लिए ईंधन को जलाया जाएगा, और जब ईंधन जलेगा तो आपको पता है कि इससे धुआं निकलेगा, और ये धुआं सीधे वायु में जाकर के वायु को प्रदूषित करेगा। तो मुख्य रूप से वायु को प्रदूषित करने वाला जो फैक्टर है वो कौन है, उद्योग है। दूसरा है ऊष्मीय शक्ति। देखिए ऊष्मीय शक्ति का मतलब क्या हो गया कि आपको पता होगा कि पूरे विश्व भर में अगर बिजली निर्माण करने की प्रक्रिया देखी जाए तो क्या क्या हो सकता है। जैसे आपके घर में, जैसे अभी हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऊपर लाइट जल रहा है, आगे कैमरा चल रहा है, ऊपर पंखा चल रहा है, बगल में एसी चल रहा है। इन सभी चीज़ों को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, बिजली की ज़रूरत होती है। और बिजली बनाने के लिए जितने भी विकसित देश हैं वो परमाणु ऊर्जा से, परमाणु के माध्यम से, परमाणु ऊर्जा के माध्यम से बिजली बना रहे हैं। लेकिन अभी भी जितने भी विकासशील देश हैं, जैसे भारत हो गया, भारत जैसे देश है, यहाँ पर मुख्य रूप से बिजली का उत्पादन दो ही प्रकार से होता है, या तो पनबिजली या फिर ऊष्मीय शक्ति के द्वारा। तो ये जो ऊष्मीय शक्ति के द्वारा जो बिजली बन रहा है, इससे हवा को काफ़ी अधिक नुकसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऊष्मीय शक्ति द्वारा जब भी विद्युत बनता है तो इसमें लाखों टन कोयले को रोज जलाया जाता है, और आपको पता है कि जब कोयला जलेगा तो इससे धुआं निकलेगा, और ये धुआं सीधे हवा में जाकर के मिलेगा, और इससे निश्चित रूप से हवा प्रदूषित होगा। तो याद रखिए कि जितने भी ऊष्मीय शक्ति केंद्र हैं ये भी क्या है, वायु प्रदूषण के एक स्रोत है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के संयंत्र हैं, सॉरी यही ऊष्मीय संयंत्र है। इसके बाद है क्या, स्वचालित वाहन। आपको पता है कि लोग प्रत्येक दिन गाड़ियां खरीद रहे हैं। सरकार पहल भी किए हैं कि जो है थोड़ा सा गाड़ी कम खरीदिए, या फिर डीजल पेट्रोल वाला गाड़ी कम खरीदिए, सीएनजी खरीदिए, या फिर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदिए। लेकिन अभी भी लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि डीजल और पेट्रोल वाले ही गाड़ी खरीदते हैं, और लगभग हमारे देश में 90% से अधिक अभी भी क्या है, जितने भी स्वचालित वाहन हैं वो डीजल या पेट्रोल पे चल रहे हैं। और आपको पता है कि जब डीजल या पेट्रोल जलेगा तो इससे धुआं निकलेगा, और ये धुआं सीधे हमारे कहाँ जाएगा, हवा में जाएगा, और इससे हमारा हवा क्या होगा, प्रदूषित होगा। तो जितने भी स्वचालित वाहन हैं ये भी क्या है, प्रदूषण का एक कारण है। इसके बाद क्या है, घरेलू दहन। आपको पता है कि गांव में अभी भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गैस का उपयोग नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि या तो उपला का उपयोग करते हैं, या तो कोयला जलाते हैं, या फिर जो फसल के अवशेष हैं उसको जला करके अपना भोजन बनाते हैं। और इन सभी चीज़ों को जलाने में क्या होता है, धुआं निकलता है, और ये धुआं जब हमारे हवा में जाती है तो इससे भी हमारा वायु क्या होता है, प्रदूषण होता है। तो याद रखिएगा जो भी घरेलू दहन है ये भी क्या है, वायु प्रदूषण के एक कारण है। तो हम लोग क्या क्या सीख लिए, हम लोग सीखे कि वायु प्रदूषण के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। तो वायु प्रदूषण को करने वाले मुख्य रूप से स्रोत उद्योग हो सकते हैं, ऊष्मीय शक्ति संयंत्र हो सकते हैं, स्वचालित वाहन हो सकते हैं, या फिर घरेलू दहन यानी गांव में से हम लोग जो चूल्हा जलाते हैं ये भी क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है किस क्या चीज़, मतलब वायु को प्रदूषित करने वाला एक फैक्टर। तो चलिए
आप इसका स्क्रीनशॉट्स लीजिए और हम लोग अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और एक एक करके अब हम लोग जानते हैं कि वायु प्रदूषण के क्या क्या स्रोत हैं, उसको हम लोग डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, हमारा पहला जो स्रोत है वो क्या आ गया? हमारा पहला स्रोत आ गया बच्चों औद्योगिक चिमनी अवशिष्ट। देखिए, औद्योगिक चिमनी अवशिष्ट का मतलब क्या है कि जितनी भी फैक्ट्रियाँ चलती हैं वो फैक्ट्रियाँ कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए मुख्य रूप से किस डीजल लगेगा, पेट्रोल लगेगा या कोयला लगेगा। अगर इन तीनों चीज़ को जलाते हैं तो इससे क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा। और इन धुआं को क्या करता है, फैक्ट्री वाले एक जगह एब्जॉर्ब करके बड़ी सी चिमनी से फैक्ट्री से बाहर निकाल देते हैं, और जिसके वजह से आप देखते होंगे कि वहाँ का आसपास का जो वातावरण है वो प्रदूषित हो जाता है। आप बहुत सारे फैक्ट्री के आसपास में देखिएगा कि वहाँ पर फैक्ट्री के धुआं से निकल करके एक बादल जैसा स्वरूप बना लेता है। तो समझ लीजिए वो बादल नहीं है, वो एक खतरनाक गैस है जो हमारे हवा में मिल गया है, और उससे जब ये फिर से रिटर्न होकर के जब हमारे सांस के द्वारा हमारे शरीर के अंदर आएगा तो निश्चित रूप से इससे हमें नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो मुख्य रूप से जो पहला वायु प्रदूषक के कारक हैं वो कौन है? औद्योगिक चिमनी है। इससे क्या होता है? देखिए, गैसीय प्रदूषण के मुख्य स्रोत है पेट्रोलियम रिफाइनरी। आपको पता होगा, जैसे कि अभी आप कभी भी पटना जाते होंगे खगड़िया से, तो बेगूसराय से आगे बरौनी नाम का एक स्थान है जहाँ पर आप देखे होंगे कि एक तेल रिफाइनरी है। और अगर आप उसके आसपास से ट्रेन से गुजरिएगा ना तो आपको लगेगा कि आप जो सांस ले रहे हैं वो एक पैल्यूटेड एयर है, मतलब आपको लगेगा कि यहाँ पर तेल जलाया जा रहा है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप सबको पता होना चाहिए कि हम लोग जितना भी डीजल पेट्रोल खरीदते हैं किससे? ईरान से, इराक से, सऊदी अरब से, यूए से या अमेरिका से या फिर रूस से। तो वो लोग हमें क्या करता है? कच्चा तेल दे देता है, क्रूड ऑयल देता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रूड ऑयल। और उस क्रूड ऑयल को हम लोग अपने देश में ला करके रिफाइनरी में ला करके उसको शुद्ध करते हैं, उसको जलाते हैं। जलाने के बाद कचरा को अलग किया जाता है और जो सबसे सर्वोत्तम बनता है उससे ईंधन बनता है, उससे पेट्रोल बनता है, उससे डीजल बनता है, उससे केरोसिन तेल बनता है। लेकिन क्रूड ऑयल को उपयोग में लाने वाले ईंधन बनाने तक में उसमें को क्या करना पड़ता है? एक प्रोसेस से गुजारना पड़ता है, उसको जलाना पड़ता है। और इसको जलाने के लिए रिफाइनरी की ज़रूरत पड़ती है, और इस रिफाइनरी से हमेशा एक खतरनाक गैस निकलते रहता है। और यह गैस जब हमारे हवा में जाती है तो निश्चित रूप से हमारा हवा इससे क्या होता है? प्रदूषित होता है। तो याद रखिए कि जितने भी पेट्रोलियम रिफाइनरी हैं ये भी क्या करता है? वायु को प्रदूषित करता है। समान वायु में प्रदूषक जो वायु में औद्योगिक चिमनियों द्वारा निस्तारित किए जाते हैं वो क्या क्या होते हैं? उसमें रहता है CO, CO2, SO2 और H2S। और ये सभी जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सभी के सभी गैस, हमने पीला कलर से इसको चिन्हित कर रहा हूँ, इसको देख लीजिए। ये पूरा का पूरा जो गैस है ये एक खतरनाक गैस है। अगर इस गैस को आप डायरेक्ट अपने सांस के रूप में लेते हैं तो इससे निश्चित रूप से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचती है। तो और ये सभी किससे निकलता है? ये सभी निकलता है पेट्रोलियम रिफाइनरी से। किससे निकलता है जी? पेट्रोलियम रिफाइनरी से। तो याद रखिए कि औद्योगिक चिमनी का जो है, जो इंडस्ट्रियल जो चिमनी है उससे जो धुआं निकलते हैं वो निश्चित रूप से हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं, हमारे हवा को प्रदूषित करते हैं। तो ये हमारा पहला फैक्टर हो गया। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट्स कर लीजिए ताकि आप इसको आराम से उतार सकते हैं। दूसरा है उष्मीय शक्ति केंद्र। देखिए, उष्मीय शक्ति केंद्र मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत जैसे देशों में विद्युत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा विद्युत हमारे देश में बनाया जाता है या तो पानी से या फिर उष्मीय शक्ति केंद्र से, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं थर्मल पावर स्टेशन। क्या बोलते हैं जी? थर्मल पावर स्टेशन। हमारे अगल बगल में अगर बात करें तो एक बाढ़ में है और एक NTPC कहलगांव में है, भागलपुर में। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोयले को जलाया जाता है, और ऐसा नहीं कि 2-4 किलो कोयला जला करके विद्युत बना लेता है। यहाँ पर जैसे कि हमारे देश में एक सबसे बड़ा जो उष्मीय शक्ति केंद्र है वो बदरपुर में है, जहाँ पर एक दिन में लगभग समझिए 10,000 टन कोयला जलाया जाता है। 10,000 टन, आप समझ सकते हैं। इतनी अधिक संख्या में जब आप कोयला को जलाते हैं तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना धुआं निकलेगा।
और ये धुआं जब हमारे कहाँ पहुँचता है, हवा में पहुँचता है और फिर घूम फिर करके हमारे सांस के अंदर आता है। क्योंकि इस धुआं में क्या है, बहुत सारे हानिकारक चीज़ रहते हैं। क्या क्या रहते हैं, जैसे आप देखिए इसमें फ्लाई ऐश रहता है, इसमें SO2 रहता है और इसमें कई ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होता है। ये सभी चीज़ें एक खतरनाक गैस है और जब भी हम इसको सांस के रूप में लेते हैं तो निश्चित रूप से ये हमें काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो फिर से समझ लीजिए कि ऊष्मीय शक्ति केंद्र, ऊष्मीय संयंत्र में कोयला का उपयोग कई मिलियन टन होता है। यानी जहाँ भी विद्युत बनता है तो विद्युत बनाने के लिए कोयला को जलाया जाता है और इसमें बहुत सारे प्रदूषक गैस निकलते हैं, जैसे कि फ्लाई ऐश हो गया, SO2 हो गया और हाइड्रोकार्बन्स हो गया। और ये सभी क्या सीधे वायु में चले जाते हैं और फिर जब वायु में ये सभी जहरीले गैस जाते हैं तो इसका सीधा नुकसान हम लोगों को पहुंचता है और इससे हमारा वायु प्रदूषित होता है। इतना अधिक कोयला का उपयोग होता है जो आपकी समझ से बाहर। आप सब यहाँ समझ लीजिए लगभग कितना है जी, 10,000 टन कोयला एक दिन में जलाया जाता है विद्युत को उत्पादित करने के लिए। और इतने अधिक संख्या में जब कोयले को जलाया जाएगा, इससे जो धुआं निकलेगा ये निश्चित रूप से हमारे वायु को प्रदूषित करेगा। तो चलिए आप इसको समझ ही लिए होंगे कि वायु को प्रदूषित करने में जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो कौन है, ऊष्मीय शक्ति केंद्र है। चलिए तो आप इसको आराम से लिख लीजिए। अब अगला है चलित दहन स्रोत, यानी मोबाइल्स कॉम्बिनेशन सोर्सेज। यानी इसमें हम लोग जानेंगे कि हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे मतलब गाड़ी चलते हैं, जैसे कि बस हो गया, ट्रक हो गया, टेम्पो हो गया, कार हो गया या ट्रेन हो गया। इन सभी से इतना अधिक धुआं प्रत्येक दिन निकलता है, ये धुआं सीधे हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। अभी भी हम अपने स्टूडियो से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, हमारे आसपास में जो भी रोड है उस पर बहुत सारी गाड़ियां चलती रहती है। और भारत जैसे देशों में जब जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो और भी अधिक वहाँ पर क्या होता है कि अगर हमें अपने गंतव्य तक पहुँचना है और जाम लग गया तो समझ जाइए कि जहाँ हम 5 किलोमीटर में 2 घंटा लगा देते हैं, तो उस स्थिति में भी क्या हो जाता है, बहुत सारा वहाँ पर धुआं निकलता है और इससे काफ़ी अधिक नुकसान होता है। तो याद रखिएगा जितने भी चलित दहन स्रोत हैं ये भी वायु को प्रदूषित करने का एक सबसे बड़ा स्रोत है। इनके अंदर क्या क्या आ सकता है, इन स्रोत में क्या है, लोकोमोटिव, एयरक्राफ्ट, स्वचालित वाहन इत्यादि सम्मिलित होते हैं। बड़े बड़े शहर में स्वचालित वाहन सबसे बड़े वायु प्रदूषण का कारण होता है। जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, पटना हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया। यहाँ पर वायु प्रदूषण का जो सबसे मुख्य वजह होता है वो क्या होता है, ये चलित दहन स्रोत ही होते हैं। अभी देखे होंगे कि दिल्ली में प्रदूषण से बचने के लिए केजरीवाल एक स्कीम लाए ऑड और इवेन का। हालांकि अब सरकार बदल गया है, फिर से कुछ ना कुछ कुछ दिन जब सरकार बदला है तो कुछ दिन अब क्या है वहाँ प्रदूषण थोड़ा कम रहेगा, लेकिन धीरे धीरे फिर प्रदूषण होगा। तो क्या होगा, उसका जो मुख्य वजह है वो क्या है, वो है चलित दहन स्रोत। मतलब जितने बड़े बड़े जो गाड़ी चल रहे हैं यही सभी जो गाड़ियां हैं धुआं देती है और इस धुआं से क्या होता है कि हमारा वायु जो है मुख्य रूप से प्रदूषित होता है। तो चलिए तीसरे नंबर को भी आप लोग नोट कर लीजिए जो है चलित दहन स्रोत। ये उसी का है कि पेट्रोल से चलने वाले जो दोपहिया एवं चरपहिया गाड़ी हैं सामूहिक रूप से ये मिलियनों टन जो गैस है उसमें शीशा भी मिला रहता है, वो सीधे हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे वातावरण में रिलीज कर दिए जाते हैं और इससे हमारा जो वायुमंडल है वो काफ़ी खतरनाक हो जाता है और इससे हमारे वायुमंडल को काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचता है। चलिए तो इसको भी आप लोग आराम से नोट कर लीजिए, उसी टॉपिक का ये हिस्सा है, समझे ना। जनगणना 5 मिनट ऑफ कर दे रहे हैं, ठीक हम 5 मिनट। चलिए अभी जनगणना हो रहा है ना, तो कुछ लोग आए हुए हैं उनको थोड़ा सा जनगणना भी दिखाना, आप थोड़ा जल्दी जल्दी करें। देखिए अगला क्या है, ईंधनों का जलाना। देखिए ईंधन का जलाना का मतलब क्या होता है कि जीवाश्म ईंधन हमारे घरों में भोजन पकाने के लिए, सेकने के लिए एवं प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा देता है। जीवाश्म ईंधन में कोयला भी आता है, तेल भी आता है और अगर इसको हम लोग जलाते हैं तो इससे भी निश्चित रूप से नुकसान पहुंचता है, आप सबको पता होगा।
कि हम लोग अपने घर में खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस का यूज करते हैं, या फिर कोयला जलाते हैं, या फिर लकड़ी जलाते हैं, इन सभी चीज़ों से भी धुआं निकलता है। और ये धुआं जब हमारे प्रकृति में जाती है, हमारे वायुमंडल में जाती है, तो इसका सीधा नुकसान हम लोगों को झेलना पड़ता है और इससे हमारा वायु प्रदूषित होता है। तो ये सब बात तो आप समझते ही होंगे। गांव में सबसे अधिक जो है लोग इसका उपयोग करते हैं। और आपको पता ही होगा कोयला अगर जलता है तो इससे CO और अनेक प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ मीथेन और कालिख जैसे खतरनाक गैस इससे उत्पन्न होते हैं। अगर आप कोयला को जलाते हैं तो इससे H2O और ऐश उत्पन्न होता है, और ये सभी के सभी जो पदार्थ हैं ये वायु में जाकर के वायु को प्रदूषित कर देते हैं। तो आराम से इसको आप लोग क्या करिए, इस स्लाइड को भी आराम से स्क्रीनशॉट्स कर लीजिए और आराम से आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको यहाँ पर रोकते हैं और यहाँ से लेकर के आगे जो भी होगा उसको हम लोग पार्ट 3 वीडियो में लेकर के आएंगे। चूँकि आज थोड़ा सा काम है कि कुछ लोग जनगणना करने वाले आए हुए हैं। हालांकि ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी वाला काम है। 2011 में ही हम लोग के देश में जनगणना हुआ था, और कोरोना की वजह से 2021 में जो जनगणना होने वाला था उसको सरकार 2026 में करवा रही है। तो निश्चित रूप से आप सभी लोग इसमें सहयोग करें। आपके भी घर में जब भी कोई जनगणना वाला पहुँचे तो उसको अपना सही डाटा दें, ताकि हम लोगों के देश में जनसंख्या का सही से पता चल सके और सरकार के पास में अपने नागरिकों का सही डाटा उपलब्ध हो सके। तो चलिए आज हम लोग वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग अपना विशेष ख्याल रखिए। हम लोग जल्द मिलते हैं आपसे तीसरे पार्ट के वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।